आज पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं अभिनेता मदन जैन। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। विविध भारती के स्टूडियो में मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार निम्मी जी। हमारे श्रोता मदन जी बहुत इंतजार में हैं कि जिस अभिनेता को वो छोटे और बड़े दोनों पर्दे पर तरह तरह के किरदारों को बहुत बखूबी अच्छी तरह निभाते हुए देखते हैं, पर वो असल में कहां से आए? निम्मी जी, मेरा जन्म राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम है कोसेलाव। शुरुआत की परवरिश भी वहीं हुई। दादा दादी के साथ में मैं रहता था। मेरे पिताजी और माताजी बंबई में ही थे और उनका अपना बिजनेस है यहाँ पर। अब तो पिता खैर नहीं रहे। शुरुआती स्कूल वहीं से शुरुआत हुई, कोसेलाव से। उसके बाद मैं बंबई में आया, बोर्डिंग स्कूल बीच में गया। स्कूल की 6ठी कक्षा से ही मुझे अभिनय के प्रति मेरी रुचि हुई। अब ये रुचि क्यों हुई, कहां से हुई, इसका एक कहानी है। वही जानना चाहती थी कि मतलब अभिनय, आपके घर में कोई अभिनय से जुड़ा हुआ था या गीत संगीत इस तरह का कुछ शौक था कलाओं में किसी का, कि जो आपके जर्म्स वैसे आपको मिले और आप में भी वो बचपन से ही, जैसा कि आपने कहा 6ठी क्लास से आपको अभिनय का शौक हुआ? असल बात तो यह है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, दूर दूर तक, कोसों दूर तक न संगीत न कल्चर से कोई लेन देन था। हम बिजनेस फैमिली और ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस तरह का कोई भी वातावरण हमारे घर में नहीं रहा है। मैं बोर्डिंग स्कूल में था और चूंकि क्लास में थोड़ा सा शरारती हुआ करता था, तो मेरी टीचर ने मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे एक नाटक में उन्होंने पात्र दे दिया। अच्छा। ये मतलब ज्यादा शोर नहीं करे, ज्यादा शोर ना करे, ज्यादा शरारतें ना करे, इसको जरा खामोश रखो, इसको बिजी रखो। और हमारे अंग्रेजी में एक नाटक हुआ करता था हमारी मतलब पाठ्य पुस्तक में, जिसका नाम था डैनियल एंड जोरहा। वो एक ऐसी कहानी थी कि जो अपने राजा को वो खुदा नहीं मानता और राजा ये कहलाना चाहता है कि मैं खुदा हूं, खुदा से बढ़कर हूं। एंड ही वाज अ रिबेल। सो ही वाज, उसे जेल में डाल दिया गया था, शेरों के पिंजरे में डाल दिया गया था उसे। लेकिन उसका जो कॉस्ट्यूम बना था वो एक रोब था, रोमन किस्म का रोब था। मैंने आईने में जब अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि मैं अलग सा कुछ लग रहा हूं। तो अब 6ठी कक्षा में न तो मेरे पास नाट्य का कोई ग्रामर था और ना ही मैं ये समझता था कि नाटक क्या होता है। लेकिन उस रोब को, उस परिवेश को पहनकर मुझे लगा कि मैं कुछ अलग सा हो गया हूं। खैर, वहीं से मेरी शुरुआत हुई और पता नहीं क्यों मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। और फिर जब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो स्कूल वालों ने भी सोचा कि यार ये कुछ सही काम कर लेता है। हाँ, मतलब जो आपकी शुरुआत हुई वो एक बड़ी खूबसूरत सी शुरुआत थी। बहुत ही अच्छी शुरुआत। हाँ, क्योंकि क्या होता है, लोग जब जो भी शौक रखते हैं उसको उसमें पूरा परफेक्शन पाने के लिए या उसमें नाम कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आपको एक अचानक जो मौका मिला उसमें आपने अपने अभिनय की जो क्षमता थी वो पूरी करके दिखा दी। खैर, मैं ये जरूर कहूंगा कि इसके पहले न मुझे अभिनय से कुछ अभिनय के प्रति मेरी कोई ना मालूमात थी और ना ही मैं जानता था। लेकिन अब मैं पीछे पलट के अगर सोचूंगा तो मैं ये कहूंगा कि कुछ न कुछ जरासीम जरूर रहे होंगे जिससे वो शायद उभर के उस नाटक के द्वारा आए थे। मतलब आगे के लिए राह खोल दी। हाँ, राह तो खोल दी। और तभी, जैसे मैं एक चीज श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि अभिनय का ये अर्थ नहीं है, भाई लेखक अगर लिखता है, कोई भी अभिनेता क्यों ना हो, वो लाइनें वही कहता है जो लेखक ने लिखी हुई हो। लेकिन अभिनेता का क्या पात्र है उसमें? एक अभिनेता उसी नाटक को अच्छा करता और एक अभिनेता उस नाटक को अच्छा नहीं करता, तो उसमें क्या फर्क है? तो मैं ये कहना चाहूंगा, फर्क अपनी अपनी समझ का है कि मैं उन लाइनों को किस तरह से समझता हूं, मैं पॉज कहां देता हूं,
उस किरदार को मैं किस तरह से इमेजिन करता हूं, उस किरदार को मैं किस तरह से प्रस्तुत करता हूं। वरना लाइनें तो लेखक ने वही लिखी होती है। बाज दफा आपने देखा होगा कि एक ही नाटक में दो कलाकार अलग अलग जगहों पे जब नाटक करते हैं तो लिखा जाता है एक इसने बहुत बुरा किया और दूसरे कलाकार ने अच्छा किया, तो क्यों किया? उसमें जान डाल देते हैं अपनी समझ से, अपने अभिनय से। अपनी समझ, इंटरप्रिटेशन। और अगर अभिनय इतना आसान सा काम होता तो मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहां पर बहुत पुराना शास्त्र है, और मैं दोबारा इसे रिपीट करूंगा, शास्त्र जिसे कहा जाता है नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि ने लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस शास्त्र को लिखने में बिता दी थी। जी हाँ। और उसी तरह से मॉडर्न रशिया में एक बहुत बड़े नाट्यकार रहे हैं, कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नाटक क्या है उसमें बिता दी। मैं ये कहूंगा कि मैं स्टेनिस्लावस्की का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, जिसे हम मेथड एक्टिंग के नाम से जानते हैं, और मैंने नाटक सीखा है। जब छठी क्लास से ये अभिनय का सफर जो आपका शुरू हुआ, तो ये छठी तो बहुत छोटे रहे होंगे आप, फिर उसके बाद 10th 12th और जो कॉलेज में किस तरह से आपके घर वालों ने इस पर कभी कोई आपको ज्यादा मदद करी, या आपको इस दिशा में कोई आप प्रशिक्षण लें इस बात की कोशिश करी, या आपको रोका? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि मुझे रोका। बिल्कुल रोका, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूं। वो मुझे शायद पागल समझ रहे थे। और मुझे लगता है कि जब किसी बात पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो और ज्यादा उभर कर सामने आती है। अब चूंकि रिबेल तो हम थे ही शुरू से ही, तो हमने फिर रिबेल करना शुरू कर दिया कि इन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती। यहां तक कि मेरे पिता ने तो ये कह दिया कि ये कम्युनिस्ट हो गया है, क्योंकि मैं उन्हें पेटी बुजुआ कहता था। चलिए इसी बात पे एक आपकी पसंद का गाना सुन लेते हैं। आपकी किसी फिल्म का सुने तो कैसा रहे? बिल्कुल। विजेता फिल्म का एक गाना बहुत अच्छा था जो रेखा पर फिल्माया गया था, आपको याद है ना? जी हाँ, जी वैसे हाँ, फिल्म आपकी बहुत अच्छी थी, आपका अभिनय भी बहुत अच्छा था, और पूरी फिल्म जो थी वो एक बहुत अच्छा संदेश देती थी, कहानी उसकी बहुत अच्छी थी, और मुझे तो आज तक याद है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को भी याद होगी। तो विजेता फिल्म का गाना आपके लिए सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार, अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, उठी किरण की लहर सुनहरी, उठी किरण की लहर सुनहरी, जैसे पावन गंगा जल, अर्पण के पल हर सिंगार, मधु गीत सिंदूरी गायो, मन आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार, अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो, आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो,
गाना सुन लिया और हम बात कर रहे थे आपके अभिनय की। तो ये जो आपका संघर्ष शुरू हुआ कि आप अभिनय के क्षेत्र में जाएँ, ये पूरा कैसे हुआ? मतलब खैर, मैं इसे अभी भी ये नहीं समझूंगा कि ये पूरा हुआ है। मैं अभी भी मतलब ढूंढ रहा हूं अपने आप को, और 1200 धारावाहिक के एपिसोड करने के बाद, जो कि टेलीकास्ट हो चुके हैं, और 37 फिल्मों के बाद भी, कई नाटकों के बाद, मैं आज भी समझता हूं कि मैं आज भी सीख रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि स्कूल में मैं 3 बार कंसेक्यूटिवली बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑल इंडिया कंपटीशन में मुझे मिले थे। मेरा ग्रामर या मेरी समझ शायद इतनी अच्छी नहीं थी, वो सिर्फ मैं इंस्टिंक्ट के लेवल पे करता था। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूं कि मैं नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे, जिन्हें मैं गुरु भाई कहता हूं, उनके संपर्क में आया। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो प्रशिक्षण लिया आपने कहीं अभिनय का? जी हाँ, मैंने 1 साल का प्रशिक्षण भी लिया। अनिल कपूर साहब, गुलशन ग्रोवर साहब मेरे सहपाठी रहे। लेकिन प्रशिक्षण के उपरांत मैं ये समझने लगा कि मैं अभी भी परिपूर्ण नहीं हूं, और अब तक मैं इसे समझा नहीं। उसके बाद हमने एक नाट्य संस्था का स्थापन किया जिसका नाम था मजमा, जिसे ओमपुरी साहब, नसीरुद्दीन शाह, रोहिणी हटंगड़ी और मैंने मिलकर बनाई थी। और हमने कई नाटकों का मंचन किया, अपने आप को और पॉलिश करने की कोशिश की। तो किस विधा को आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि थिएटर से आप जुड़े हैं, नाटक करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है या फिल्में और सीरियल्स करने में? देखिए, मैं बहुत ही निराशा वाली बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन नाटक एक कलाकार के लिए परिपूर्ण है, क्योंकि नाटक में आप 3 घंटे अपने आप में उस किरदार में रहते हैं। कोई कट बोलने वाला नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, आप उस किरदार में रमे हुए रहते हैं। बेसिकली नाटक एक अदाकार के लिए कंप्लीट फॉर्म है। सिनेमा एक अलग सा फॉर्म है, जिसमें कई सारी टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व होती है। भाई ट्रॉली चलनी है तो आपको लाइट लेनी है, तो आपको डायरेक्टर है तो आपको कट कहेगा। अब उसके बाद भी आपको उस किरदार के मूड में रहना होता है, और वो मूड आप सिर्फ तब अपने पास रख सकते हैं अगर आपका प्रशिक्षण करेक्ट हो, अगर आपकी ग्रामर करेक्ट हो। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कोई भी आज की तारीख में, मुझे यह लगता है कि कलाकार का मतलब क्या होता है, एक तस्वीर खिंचवाओ, पीछे मोबाइल नंबर लिख लो और कह लो मैं एक्टर हूं। लेकिन नहीं, उस तरह की बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मैं दोबारा नहीं रिपीट करना चाहूंगा कि अदाकार बनने के लिए बहुत सारे परिश्रम की जरूरत है, समझ की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, और उसके डेप्थ में अगर जाना है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हां, हमारे सेल्यूलॉइड पे दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, बलराज साहनी साहब, मोतीलाल साहब बहुत अच्छे अच्छे अदाकार रहे हैं। जबकि वो किसी अभिनय के स्कूल में नहीं गए थे? नहीं, स्कूल में जाना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्कूल में जाने से ही अभिनय आप सीख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ये एक रिसर्च है। अगर आप उसे घर में बैठ के भी अगर आप पढ़े, उसका रियाज करें, तो डेफिनेटली आप अच्छे अदाकार बन सकते हैं। और वैसे भी अपने अभिनय के क्रिटिक आप खुद ही सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल, आपको खुद ही को पता चलेगा कि मैंने सही शॉट दिया या सही काम किया या नहीं किया। आपके अलावा और कोई नहीं कह सकता है। अच्छा, आपकी जिंदगी में अभिनय, जैसे अब आप पूरी तरह इसी में रम गए हैं, बहुत सी मुश्किलों के बाद पारिवारिक आपको सपोर्ट नहीं मिला, बावजूद इसके, तो आपका कोई आदर्श है कि आप किसी अभिनेता को देख के बहुत प्रभावित कि मैं इसकी जैसी ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा या इसके जैसा एक खास तरह का अंदाज अपनाऊंगा? खैर, मैं अब मुझे 18 साल हो गए हैं, और 37 फिल्में और 1200 धारावाहिक के कुछ कड़ियों के बाद मुझे समझ में आया कि मैं अपनी मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाया था। शायद हमारे यहां पर जिस किस्म की फिल्में बनती है, मैं उन फिल्मों से मैं प्रभावित नहीं हूं, और ये दर्शकों ने प्रूव कर दिया है कि हमें आप कचरा मत बेचिए। सन 2002 में जिस तरह की फिल्में हमारे यहां पर नकारी गई है, ये बहुत अच्छा लेसन है हमारे यहां पर फिल्म मेकर्स को, पैसे लगाने वालों को भी। एंटरटेनमेंट क्या है, इसे समझना जरूरी है। आप मंडी में आकर आलू बेचते या फिल्में बेचते, वो वाला नहीं है। मतलब जो श्रोता है वो भी प्रबुद्ध हो गया है थोड़ा। डेफिनेटली। जो दर्शक है, दर्शकों ने बाकायदा आज
मैं ये कहूंगा कि कोई भी स्टार नहीं है, किसी के नाम पे कोई दर्शक जाता नहीं है, ये सिर्फ हम मीडिया हाइप करते हैं। फिल्म अगर अच्छी बनी है तो उसमें कोई भी क्यों हो या ना हो, जिस तरह से लगान एक इतनी अच्छी फिल्म बनी थी। मैं जैसे एक और उदाहरण दूंगा, कालचक्र। कालचक्र जब हम बना रहे थे, मैं उसमें हीरो था, सुरेश ओबरॉय थे, प्रिया तेंदुलकर थी। जब वो फिल्म हम बना रहे थे तभी फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि यार इस फिल्म को कौन चलाएगा, कौन देखेगा इसे। लेकिन जब वो रिलीज हुई, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मुशक्कत के बाद, तो फिल्म बहुत ही मुकम्मल रही और आज तक मैं उससे जाना जाता हूं, पहचाना जाता हूं। और उसी तरह से अंकुश भी रही। अंकुश की 37 ट्रायल्स हुई थी बनने के बाद और कोई डिस्ट्रीब्यूटर उस फिल्म को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। पर क्या चली, और खूब चली। और खूब चली। और गाने तो अभी भी बहुत चल रहे हैं। मैं गाने की बात मदन जी इसलिए कर रही हूँ कि हमारी बातें अभी और बहुत सारी हैं, तो क्यों ना आपकी फिल्म, अच्छा किसका गाना सुने, कालचक्र का या अंकुश का? एक तो गाना मैं जरूर सुनवाऊंगी श्रोताओं को। नहीं, इनफैक्ट मतलब मैं तो दोनों फिल्म में, दोनों मेरे बच्चे हैं और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कालचक्र का पर कोई बच्चा ज्यादा प्यारा होगा। नहीं, मेरे लिए हर बच्चा अच्छा है। हाँ, तो मदन जी आपकी जो कालचक्र फिल्म थी उसका पहले गीत सुन लेते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इस जीवन में सबके मन में प्रेम का कर दीप जला। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति बाप्पा मोरया। हम हैं भवसागर की लहरें, तुम हो निर्मल फूल। हमको नाथ क्षमा कर देना, हो जाए जो भूल। हम हैं भवसागर की लहरें, तुम हो निर्मल फूल। हमको नाथ क्षमा कर देना, हो जाए जो भूल। तुझको अर्पण करते हैं हम श्रद्धा के ये फूल। हम तर जाए मिल जाए जो चरणों की ये धूल। हम तर जाए मिल जाए जो चरणों की ये धूल। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इस जीवन में सबके मन में प्रेम का कर दीप जला। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। अरे गणपति बाप्पा पुढच्या वर्षी, अरे गणपति बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपति बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपति बाप्पा पुढच्या वर्षी, अरे गणपति बाप्पा। अब मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने इतने अभिनय किए, छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, तो कौन सा करने में आपको ज्यादा संतुष्टि मिलती है? सीरियल्स करने में, फिल्म करने में? और थिएटर की तो हमने बात की कि आपको थिएटर बहुत अच्छा लगता है।
देखिए कि हर माध्यम का एक अलग अलग डिसिप्लिन होता है। रही बात, जो मूल बात है वो है अभिनय। मैं तीनों माध्यम में काम करता हूं और मुझे तीनों ही माध्यम अलग अलग लेवल पे अच्छे लगते हैं। फिल्मों की बात यहां है कि भाई फिल्में बहुत लंबे समय तक लोगों के ध्यान में रहती है। धारावाहिक इस तरह से होते हैं कि आज जब तक चल रहे तब तक मुझे लोग याद करेंगे, उसके बाद में भूल जाएंगे। और धारावाहिक बहुत ही, उसके अपने बजट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं और हमें एक दिन में बहुत सारा काम करना होता है। डिटेल्स हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा समय जाने के बाद सारी चीजें सही होती जाएगी। अब जिस तरह से साड़ी शोज, जिसे मैं कहता हूं कि लोग गहने और साड़ियों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ये धारावाहिक नहीं है, ये एस्केपिज्म है। इसका वक्त बहुत कम समय तक रहेगा और उसके बाद में अच्छे धारावाहिकों को बनना होगा, जिस तरह से फिल्मों को भी अच्छा बनना होगा। हाँ, मतलब जैसे जो कलात्मक पक्ष है जी हाँ, अभिनय का और जो सीरियल्स का और फिल्मों का, उस पर आप ज्यादा जोर देते हैं और आप ऐसी ही फिल्मों को पसंद भी करते हैं और सीरियल्स को। मुझे ये लगता है निमी जी कि परफॉर्मिंग आर्ट या अभिनय, अगर आपके दिल को अगर मैं ना छूं तो मुझे लगता है मेरा फेलियर है। वो जमाना जा चुका है जब खूब डायलॉगबाजियां हुआ करती थी, वो आज सिनेमा नहीं है। आज यथार्थवादी सिनेमा जो है, मैं आपके मन को जब तक न छूं, इसीलिए मेरी पूरी कोशिश ये है कि मेरी एक्टिंग नजर ना आए। हाँ, मतलब वो नेचुरल लगे कि आप जी रहे बिल्कुल हैं। नेचुरल लगे। और इसीलिए शायद मुझे अब भी लोग याद करते हैं मेरी कुछ फिल्मों को लेकर, कुछ किरदारों को लेकर। मैं पूरी मेहनत ये करता हूं कि वो किरदार दिखे, ना मदन जैन दिखे। तो आप उसके लिए क्या करते हैं? मतलब जो किरदार आपको निभाना है, अगर मान लीजिए किसी ऐसे किरदार को जिसको आप बहुत करीब से नहीं जानते, तो उसके लिए क्या कोशिश करते हैं? क्या कुछ होमवर्क करते हैं? किस तरह से आप अपने आप को उसमें ढालते हैं? देखिए, स्टेनिस्लावस्की के मुताबिक एक एक्टर के पास की होती है मैजिक इफ एंड इमेजिनेशन। तो इसीलिए जब कभी कोई किरदार मुझे सुनाया जाता है या जब मुझे मिलता है, मैं उसके बारे में सोचता हूं, उसे अपने इमेजिनेशन, मेरी काल्पनिक शक्ति के द्वारा उसे बनाने की कोशिश करता हूं। अगर वो मुझे कहीं मॉडल दिखाई देता है या कहीं मुझे लाइफ में दिखाई दिया हो, तो शायद उसका एक आकार मेरे जहन में आता है और उसे मैं कलेक्ट करता हूं। फिर उसे इस तरह से प्रस्तुत करता हूं कि अगर ये उस स्थिति में होता जो कि नाटककार ने एक सीन लिखा हुआ है, तो ये कैसे रिएक्ट करता। मसलन अगर मैं अपने घर में आया हूं तो मुझे पता है कि लाइट का स्विच कहां होगा। अगर मैं आपके घर पे आया हूं और अंधेरा है, तो मुझे शायद टॉर्च लगानी पड़ेगी या माचिस की तीली लगानी होगी या लाइटर जलाना होगा, ये ढूंढने के लिए कि कहां पर टॉर्च। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशंस। जी हाँ, जी हाँ। सो ऑल्दो इट्स अ वेरी डीप स्टडी, आई कैन नॉट, मैं बहुत ही कम शब्दों में इसे नहीं बता पाऊंगा। नहीं, हमारे श्रोता समझ रहे होंगे क्योंकि आजकल इतनी फिल्में, सीरियल्स और लोग सब इसके प्रति बहुत आकृष्ट भी हो रहे हैं। जी हाँ। और ना, जब से ये दूरदर्शन घर घर में आ गया है, इतने चैनल हो गए हैं, तो ये जो सीरियल्स आते हैं, इसके पात्र जो हैं वो हमें अपने से लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे में से कोई ये अभिनय कर रहा है। तो ये आपके अच्छे अभिनय और डूब के उस पात्र को जीने में ही तो है। जी हाँ, और अच्छे अभिनेता भी हैं और कई लोगों को मौके नहीं मिले। जैसे मैं कुछ अपने कलीग्स को जानता हूं, नहीं मौके मिल पाए थे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ परखने वालों की कमी है। टैलेंट अब एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। असली टैलेंट अभी थोड़ा सा दबा हुआ है, आएगा। मतलब आप अपने आप को किस तरह प्रस्तुत करें, ये ज्यादा मायने रखता है, ना कि आपका टैलेंट। ना कि आपका टैलेंट, माफ कीजिएगा। यस, डेफिनेटली दैट इज द फैक्ट। अच्छा, तो आप जिंदगी में सफलता पाने के लिए किसको ज्यादा महत्व देते हैं, कि आपकी मेहनत को, आपके टैलेंट को, या किस्मत को, या भाग्य को, तकदीर को? देखिए, सफलता जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग लेवल पे मायने रखती है। कोई करोड़ों रुपए कमा के सफल हो जाता है, तो कोई अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी के सफल होता है। अब आपको किस किस्म की सफलता चाहिए, वो आप पे निर्भर करता है। मतलब एज ए एक्टर,
एज एन एक्टर की मतलब एज एन एक्टर मैं ये कहूंगा कि मैं तब सफल हूं जब मैं दर्शकों को मजा दूं अपनी कला के द्वारा, तब मैं सफल हूं। अच्छा, अभी हमारी बातें तो और बहुत सारी हैं, अभी बातें करते हैं, पर क्यों ना एक गीत सुने अच्छा सा आपकी फिल्म का। हमने बात शायद की हम थी। ये भूल रहे हैं कि हमें गीत भी सुनना है। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो आपकी बातचीत सुनना पसंद करते हैं और आपकी फिल्मों के गीत भी तो सुनना पसंद करते हैं। हमने बात की थी अंकुश की, तो अंकुश का कौन सा गाना सुनवाए? एक गाना जो अंकुश का है ना, वो हम लोग बहुत सुनवाते हैं श्रोताओं को, और मैं समझती हूँ किसी को कोई जब दुख की, परेशानी की कोई घड़ी आती है तो उनके होठों पर भी वही गाना आता है। बहुत ही पॉजिटिव गाना है। हाँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अच्छा मदन जी, गीत तो आपकी फिल्म का सुना, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अंकुश की हम कुछ बात करते हैं, तो वो फिल्म आपको कैसे मिली और उसमें अभिनय करने के बाद आपको कैसा लगा? अंकुश अच्छी फिल्म थी, अच्छी स्क्रिप्ट थी, यथार्थवादी किरदार थे। और अंकुश मुझे मिली थी सारांश के बाद। तो कैसे मिली, मतलब मुझे भी नहीं पता कि कैसे मिली, लेकिन मुझे ये गलतफहमी थी कि मैं अच्छा एक्टर हूँ इसलिए मुझे मिली। लेकिन एन चंद्रा साहब को अंकुश के बाद में बहुत अच्छे अच्छे किरदार और अच्छे अच्छे स्टार दिखने लगे, क्योंकि उनको
लगा कि भैया अब इनका काम खत्म हो गया है। तो अंकुश में अभिनय करने के बाद आपने कैसा महसूस किया? वो तो मतलब वो तो शुरुआती दौर की आपकी फिल्म थी ना? जी हाँ, शुरुआत के दौर में मतलब चौथी पांचवी फिल्म थी मेरी। उसके पहले मेरी फिल्म थी विजेता, गोविंद निहलानी साहब के साथ में। पहली फिल्म कौन सी थी, ये मैं पूछते रह गई। हाँ, पहली फिल्म विजेता, जिसे मैं कहूंगा कि जिससे मेरी थोड़ी सी पहचान बनी। मतलब विजेता आप बन गए? विजेता, हाँ। वो शशि कपूर साहब ने प्रोड्यूस की थी, गोविंद निहलानी साहब ने डायरेक्ट की थी। एयरफोर्स के ऊपर ये आधारित फिल्म थी, जिसमें बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म। और हमें नेशनल डिफेंस एकेडमी में 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया था। अच्छा? इस फिल्म, हाँ जी, और हमने बाकायदा एक कैडेट की तरह प्रशिक्षण लिया था इस फिल्म की फिल्मांकन शुरू करने के पहले। अच्छा। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई वुड से, एंड लवली पीपल टू वर्क विद। शशि जी, जेनिफर साहिबा, गोविंद जी। अच्छा, ये पहली फिल्म। दूसरी फिल्म मैं कहूंगा मशाल, यश चोपड़ा की। वो भी बहुत अच्छी थी। बहुत ही अच्छी फिल्म। अनिल कपूर साहब मेरे सहपाठी थे, गुलशन ग्रोवर साहब, और यश जी जैसे तो प्रोड्यूसर बहुत ही कम होते हैं। मशाल के बाद में मेरी फिल्म आई सारांश। वो भी बहुत अच्छी। सारांश, यस, मेरे बहुत ही करीबी फिल्म है। और महेश भट्ट साहब जिस किस्म के डायरेक्टर वो और इंसान तब थे, आज पता नहीं वो कहां घूम गए। He was great. क्यों अब आपकी मुलाकात नहीं होती इनसे? नहीं होती, अभी मैंने संघर्ष की, जख्म की उनके साथ में, लेकिन वो बात नहीं है। सारांश तो सारांश ही थी। वाकई सारांश थी। यस। सारांश मेरे जिंदगी में बहुत ही नजदीक, बहुत ही करीबी, बहुत ही इमोशनल। सारांश को मतलब अगर याद करूं तो मुझे वो सारे दिन याद आ जाते हैं। बहुत अच्छी फिल्म थी। और तो, उसका जो खास अभिनय था आपका, उसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको? सारांश एक बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर था एक यंग एक्टर के लिए। मेरी उम्र उस वक्त में 21 साल की थी, और ना उसमें गाने थे ना फाइट्स थी। बहुत समझदारी वाला, और मैं ये कहूंगा कि उस उम्र के लिए बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था, अंडरस्टेटेड कैरेक्टर था वो। तो खैर मेरी लॉन्चिंग उस तरह से नहीं हुई थी कि भैया ये आ रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं मदन जैन, आज के कल के सितारे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आपको अपने अभिनय से अपने आप को प्रूव करना था। देखिए क्या है कि मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं था कि ना मैं किसी का बेटा था, ना कोई मेरा यहाँ पर पिता था। मुझे अभिनय करना था, और अभिनय को मुझे अपना पेशा बनाना था, अभिनय के जरिए मुझे जीना था। सारांश एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मैं बिलीव करता था, और मैंने भट्ट साहब पे बहुत जबरदस्त बिलीव किया, और तब जाके मैंने वो फिल्म की थी। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एक यंग एक्टर के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट रोल था, और खास करके जब अपने करियर की कोई शुरुआत करता है तो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ये देखती है कि एक्टिंग नहीं देखती, हमारी इंडस्ट्री देखती है कि आपने गाना कौन सा गाया हुआ है, आपने फाइट कौन से किए हुए, आप किस तरह से प्रेजेंट हुए। वो प्रेजेंटेशन मेरी नहीं थी, बट आई वुड से यस, बहुत ही अच्छा किरदार था वो। मदन जी, आपसे बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, अभी बहुत कुछ आपसे बातें करनी है, पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। यानी आपकी फिल्म का, आपकी पसंद का एक गीत। तो चलिए मशाल का गाना सुनते हैं। फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के रातों ने पाला हम वो उजाले, रातों ने पाला हम वो उजाले। आकाश सर पे पैरों तले है दूर तक ये ज़मीन, पैरों तले है दूर तक ये ज़मीन। और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं। फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। सही हम क्यों आंसू बहाए, दुनिया जले तो जले
चले, हम तुम मस्ती में गाए, कोई नहीं न सही हम क्यों आंसू बहाए, दुनिया जले तो जले हम तुम मस्ती में गाए, गम से निकल भूल के चल क्या होगा कल, अपना वही इस पल में जो है यही, अपना वही इस पल में जो है यही, और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं, फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। माँ नहीं, बाप नहीं, जैसे जिए पाप नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, जैसे जिए पाप नहीं, ना कोई घर ना कोई दर है पास क्या जिसका हो डर, ना कोई घर ना कोई दर है पास क्या जिसका हो डर, ना मंजिल है ना साहिल है हम है दिल है, ये दिल हमें ले जाए चाहे कहीं, ये दिल हमें ले जाए चाहे कहीं, और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं, फुटपाथों के हम रहने वाले, फुटपाथों के हम रहने वाले। तो एक बात अभी मेरे मन में ये आई कि जैसे आप अभिनय करते हैं और ये आपका प्रोफेशन भी है जी हाँ। तो आप कोई भी रोल एक्सेप्ट करने से पहले उस रोल की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं या पैसों की तरफ देखते हैं? खैर असल में जब मैं इस जर्नी पे या जब मैंने अपनी शुरुआत की थी तब शायद अकेला था, बैचलर था, पैसों को ज्यादा अहमियत देता नहीं था। पहले मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगनी चाहिए थी, फिर डायरेक्टर और फिर मेरे कलीग्स। लेकिन ये कुछ एक चीजें इस इंडस्ट्री को जो मैं समझ रहा था, मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, तो जिसे मैं समझ रहा था कि भाई नहीं यार स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट पे हमें काम करना चाहिए, बाद में कौन डायरेक्टर है। लेकिन बहुत समय के बाद में ये समझ में आया कि स्क्रिप्ट वगैरह तो ठीक है, स्क्रिप्ट तो बनती रहती है, आप किसके साथ में काम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब चॉइसेस नहीं है, मैं बहुत ही असल में कहूंगा कि ज्यादा चॉइसेस नहीं है। आज आपके अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनको आपको निभानी होती है। हाँ, और मतलब घर चलाना है। हाँ, घर तो चलाना ही होता है क्योंकि भैया परिवार भी है और उस तरह की फिल्में बन नहीं रही है। मैं बहुत, लेकिन मैं अब भी कहूंगा कि जैसे मैं एक टर्म मैंने अपने लिए कॉइन किया है अंग्रेजी में कि कॉम्प्रोमाइज इज माई नेसेसिटी नॉट माई हैबिट। बहुत अच्छी बात है। आई विल कॉम्प्रोमाइज टिल द टाइम इट इज नेसेसरी बट आई विल नॉट मेक इट इनटू माई हैबिट। हाँ, I have survived, I have come a long way and I'm very grateful to God, grateful to all my colleagues, grateful to all my friends and my well-wishers. जब जिम्मेदारी की बात चली है, परिवार की बात चली है, तो हमारे श्रोताओं को ये भी बता दीजिए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कैसे आपकी जिंदगी चलती है, किस तरह आप परिवार को समय दे पाते हैं? खैर यही शिकायत उनकी है कि मैं उन्हें समय नहीं दे पा रहा हूं। तो
मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, वो साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है वो। तब तो वो समझ गई होगी आपकी क्यों समय नहीं दे पाते। हाँ, अभी शायद उन्हें समझ में आ गया कि पागल से शादी कर ली उन्होंने क्योंकि एक कलाकार जो है वो पागल होता है बेसिकली। तभी वो अच्छा कलाकार बन पाता है, क्योंकि पागलपन की हद तक वो उसमें डूबा रहता है। हाँ बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक डॉक्टर मेरे घर में ऐसे ही आ गई है जो मुझे मतलब सही से संभालती है। और मेरी एक बेटी है जो स्कूल जाती है। छोटा सा परिवार है मेरा। मेरी माताजी हैं, उनके साथ में मैं नहीं रहता हूँ। माताजी मेरे भाइयों के साथ में रहती है। बट मेरा अपने न्यूक्लियर फैमिली, मेरी अपनी न्यूक्लियर फैमिली है और हम 3 लोगों का परिवार है ये। समय कितना दे पाते? कम से कम समय इन धारावाहिकों के बीच में तो नहीं दे पाता हूँ। और जब फिल्में करता था तो बहुत समय होता था, क्योंकि मैं फिल्में कम करता था। अच्छा। तो अब तो हमारी बेटी किसी दिन रात में उठ जाती है, और एक दिन तो मतलब मुझे उन्होंने कमाल से ये कहा कि वो रात में उठ गई और बोला कि बाबा आप इसी घर में रहते हैं क्या? मैंने कहा या भैया मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? जैसे जो डॉक्टर होता है वो चाहता है कि उसका बेटा या बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर ये चाहता है जो और अपनी अपनी फील्ड में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं लोग। तो आपकी क्या प्लानिंग है? वैसे तो जो आपकी बच्ची के मन में होगा वही करेगी। देखिए, मेरी बेटी की रुचि मेरे ख्याल से फाइन आर्ट में है, और अभी फिलहाल बहुत छोटी है वो। पिता होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं उसकी एक अच्छी से अच्छी परवरिश करूं, एंड शी हैज गॉट ऑल द फ्रीडम टू डिसाइड फॉर हरसेल्फ, एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट हर इन व्हाटएवर शी डिसाइड्स टू डू विद हर लाइफ। हाँ, ये बात मतलब आजकल के सोच में ये फर्क हो गया है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चे जैसा चाहे वैसा कर पाएं, और आपके जमाने में कुछ ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। पर फिर भी आपने करके तो दिखा दिया। हाँ, करके तो खैर जिद्दी थे, तो निकल गए थे। अच्छा, कोई खास इतने जैसे आप इतनी फिल्में कर रहे हैं और इतने सीरियल्स करते हैं, कोई एक खास घटना कभी कुछ घटी हो कि जो अभी तक या तो जिंदगी का रुख उसने कुछ मोड़ दिया हो, या आपके लिए एक यादगार बन के रह गई हो? कोई कैरेक्टर, कोई खास बात? घटनाएं तो बहुत सारी घटी हैं, लेकिन अभी आपने बिल्कुल ही ऐसा सवाल एक पूछ लिया है, थोड़ा सा याद करने में समय लग रहा है। इनफैक्ट ये नाटक के ज़माने की बात है कि एक प्ले मैं कर रहा था, पांचवा सवार। पांचवा सवार में नसीरुद्दीन शाह ने उस नाटक को डायरेक्ट किया था और मैं उसमें मेन रोल कर रहा था। हमारे एक को एक्टर थे जिन्होंने, जो मेरे पिता की भूमिका कर रहे थे। वो क्रॉस लाइटिंग में सीन डिजाइन किया गया था। मेरे पिता का पात्र जो कर रहे थे उसे इस तरह की क्रॉस लाइट लेनी थी, और दूसरा पूरा ही रंगमंच पे अंधेरा था सिवाय उस 2 ऑरेंज लाइट के। मुझे उस लाइट में, एक लाइट मेरी तरफ थी और एक लाइट उनकी तरफ थी। वो अपने डायलॉग भूल गए। अब मोटिवेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, चूंकि वो सीन मेरा नहीं था, वो सीन मेरे पिता का था कि मैं ऐसी आवारागर्दी करके आया हुआ हूं, वो मुझे डांटेंगे। मैं अपने घर में सिर्फ इसीलिए आता हूं कि मैं सोऊंगा, खाना खाऊंगा, सुबह कपड़ा पहनूंगा, फिर कॉलेज चला जाऊंगा। अच्छा। अब वो डायलॉग कुछ भूल गए। अब हमें याद आया, हमें लगा यार ये तो बड़ा पॉज है और ये तो बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, लाइट उनकी तरफ? हाँ, मतलब 2 ही लाइटें थी, दूसरा पूरा अंधकार था, पूरे रंगमंच पे अंधेरा था। 2 लाइटें थी और एक लाइट उनके फेस पे जानी थी, एक लाइट मेरे फेस पे आनी थी। मैं उस लाइट में खड़ा रहा, लेकिन पॉज था। अब मैंने कहा भैया मैं अगर इसे याद दिलवाऊं तो गलत हो जाएगा। मैं जाके अंधेरे में सो गया। अच्छा। अब सीन हुआ ही नहीं शुरू। अचानक उसे याद आया। अब उसने कहा कि हाँ आ गए तुम। अब देखिए, ये होता है एक प्रेजेंस ऑफ माइंड। मुझे लगा कि मुझे जाके लाइट में खड़ा हो जाना चाहिए। मैं जाकर लाइट में नहीं खड़ा हुआ। अच्छा। और मैं वहीं लेटा लेटा अंधेरे में, दर्शकों को सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, और मैंने वो पूरा सीन बगैर दिखाई दिए हुए किया। अच्छा। जो कि डायरेक्टर ने प्लान नहीं किया था। हाँ। वो सीन का इतना कमाल का इंपैक्ट आया था। दैट इज वन मोमेंट ऑफ ट्रूथ व्हाट यू फाइंड इन थिएटर और इन योर जर्नी एज एन एक्टर। डायरेक्टर साहब हमारे आए, नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने आके मुझे छूमा, मुझे बोला कि मदन तुमने जिस तरह से ये सीन कर दिया है ये तो कोई डिजाइन ही नहीं कर सकता है। और उसके बाद में जितने शोज हुए हमने उस तरह से उस सीन को रखा कि मैं दिखाई नहीं देता था। अच्छा, अब हम बात करते हैं जिंदगी में सफलता की, और ऐसी कोई तमन्ना आपकी हो जो आप करना चाहते हो और अभी तक आपको मौका नहीं मिला हो? खैर, तमन्नाएं तो मुझे लगता है कि जब तक आदमी सांसें लेता है तब तक रहती है, क्योंकि जब तक तमन्ना नहीं होगी वो सांसें नहीं ले पाएगा।
तमन्ना है कि मैं बहुत अच्छा से अच्छा अदाकार बनूं, अच्छा से अच्छा इंसान रहूं, लोगों को छूं। और मेरा ये कहना है कि भाई जो हकीकत है, एक न एक दिन हम सभी को यहां से गुजर जाना है। हम क्या पीछे छोड़ के जाएंगे? दौलत वौलत तो ठीक है, जिसके पास रह गई रह गई। अगर हम अच्छे इंसान है, किसी के दिलों को हम छू के जाएं तो वही रह जाता है याद, और मैं वही छोड़ना चाहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बहुत ही अच्छी, मतलब मैं कहती हूँ कि जो हमारी जिंदगी के लिए एक, जो हम दुनिया में जन्म लेते हैं और जो हमारा सोच होना चाहिए, वैसा का वैसा सोच आपका है कि कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ एक अच्छी बात, आपका व्यवहार लोगों को याद रह जाता है। अच्छा, इतने अभिनय आपने इतने रूपों में किए, तरह तरह के, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ कॉमेडी फिल्म मैं करूं? भाभी नामक एक सीरियल जो चल रहा है वो बहुत ही, जिस तरह से लोगों ने मदन जैन को देखा उससे बहुत ही अलग है। कॉमेडी, यस, कॉमेडी मैंने रंगमंच पे काफी की है, जैसे स्काउंड्रल्स कैपिन बिच्छू के नाम से हमने नाटक के किया था। लेकिन हमारे यहां पर कॉमेडी का मतलब ये होता है कि फूहड़ता, मुंह बनाओ, उस तरह की कॉमेडी में मैं इंटरेस्ट नहीं करता हूं। कॉमेडी हमारे यहां पर होती थी ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल। हाँ, बहुत बहुत अच्छी। सो उस तरह की, सई परांजपे की फिल्म चश्मे बद्दूर, उस तरह की सिचुएशनल कॉमेडी अगर हो तो उसका मजा आता है। मैं मिमिक नहीं हूं, मैं अदाकार हूं, मुझे मिमिक्री नहीं आती है। तो इसीलिए कॉमेडी डेफिनेटली आज भाभी में, मतलब बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे जिंदगी तेरी मेरी कहानी, उसमें बहुत ही अलग किस्म का मदन जैन आपको नजर आएगा। ऐसा? बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल देखना ही पड़ेगा, और हमारे बहुत सारे श्रोता तो देखते भी होंगे। हाँ, और वो बिल्कुल समझ गए होंगे। मेरे पास खूब लेटर्स आते हैं, उनका बहुत प्यार मेरे पास आता है, और इनफैक्ट आई एम ग्रेटफुल टू देम कि मैं किसी का बेटा न होते हुए भी कालचक्र और अंकुश जैसी मेरी फिल्में उन्होंने चलाई थी। उसके बाद में मौका का कुछ अभाव रहा है, लेकिन मौके आएंगे। और अभी हम धारावाहिक के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां भी हम काम करेंगे अच्छे मन से काम करेंगे और करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बातें और करते हैं, पर इस बीच एक गीत और सुन लेते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं? चाहे तो आप अपनी फिल्म का सुनवाएं। अभी तक तो मैं सुनवा रही थी, अब बारी आपकी है। खैर, अभी मुझे लगता है कि हम संघर्ष का अगर एक गाना सुन ले तो। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया है, दिल का करार खो गया। पहली पहली बार बलिए दिल गई हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया हाय, दिल का करार खो गया हाय, दिल का करार खो गया। बोले तेरी सोनी सोनी अखा मस्तानिया, प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानियां, करके एतबार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया है, दिल का करार खो गया। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया है, दिल का करार खो गया।
अब आप ये भी तो बताइए कि जब कभी थोड़ा-सा खाली वक़्त मिलता है, कभी ऐसा लगता है कि जो मदन जैन खुद हैं, वो क्या करना चाहते हैं? कुछ खाली वक़्त में कुछ ख़ास आपका शौक? सोशल वर्क, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं इंसानियत में बिलीव करता हूं। मैं अपने उन सोशल वर्क्स के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे एसईओ, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनाया है। वो सोशल वर्क के द्वारा ही बनाया गया है, पता नहीं क्यों बना दिया। तो कुछ अपने एरिया में जहां पर मैं किसी को छू सकूं, किसी के काम आ सकूं, आने की कोशिश करता हूं। इंसानियत में ज्यादा बिलीव करता हूं। एक्सरसाइज मेरा शौक है। मैं रोज 1 घंटा दौड़ने जाता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। और पढ़ाई, लिटरेचर, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिज्म, इन सब चीजों पे मेरी रुचि है और पढ़ता हूं। और साथ में अच्छे दोस्त मिल जाए तो भगवान का शुक्र करता हूं। हाँ, बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें अच्छे-अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। अच्छा, तो जब आप देखिए फ़िल्म में हैं, नेचुरली हमेशा आपको एकदम चियर अप, फिट और स्मार्ट दिखना होता है। जैसा कि आपने कहा एक्सरसाइज़ आप करते हैं और कुछ रूटीन जो होता है वो आपका बहुत ही गड़बड़ाया हुआ रहता है, एक जैसा रह ही नहीं सकता। तो आप कुछ ऐसे कुछ नियम मानते हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा, चाहे कितनी देर हो जाए या कितना कुछ हो जाए, मैं अपनी जो नियमित ज़िंदगी है उसको ऐसा ही रखूँगा? जी हाँ, जैसे मतलब मैं आपको कहूंगा कि भाई खाना मैं घर का खाता हूँ, रेस्टोरेंट्स के खाना मुझे पसंद नहीं है। घर से टिफिन ले जाता हूँ। एक्सरसाइज चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, रात के 11:30 बजे भी क्यों ना हो, अच्छा? तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नो, दिस इज अ डिसिप्लिन एंड आई मस्ट लिव विद इट। एंड द काइंड ऑफ प्रोफेशन व्हाट वी आर इन, इट डज नॉट हैव अ प्रॉपर रूटीन। इट इज नॉट अ 9 to 6 जॉब। वी डू गेट टायर्ड। पूरे दिन हम लाइटों के सामने रहते हैं, आंखें हमारी कमजोर सी होने लगी जाती हैं। आपको अपने शरीर का, अपने स्किन का काफी केयर करना होता है और मस्तिष्क को संतुलन में रखना होता है। तो कुछ मेडिटेशन वगैरह? मेडिटेशन डेफिनेटली यस। वो तो मुझे आपको देखकर ही लग रहा है कि आप अपने लिए बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। श्रोता हमारे देख तो नहीं पा रहे, पर आपकी बातचीत से और मैं उनको बता देती हूँ कि मदन जैन बहुत एक फिट और एक अनुशासित व्यक्ति है। क्योंकि आपकी फील्ड ही ऐसी है कि इसमें बहुत कम ऐसा मौका आपको मिल पाता है कि आप बिल्कुल नियम से रहें, पर बावजूद इसके फिर भी अपने कुछ तो अपने ऊपर अनुशासन रखना। जी हाँ, मैंने अपना जिम बनाया हुआ है। अच्छा? मेरा अपना जिम है और जितना अनुशासन में हम जी सकते हैं उतना हम जीने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं ये कहूंगा कि सारा धर्म, सारा रिलीजन वो सिर्फ अनुशासन ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जिंदगी में जिसने ऐसे अनुशासित अपने को खुद को रख लिया तो फिर तो मंजिलें पे मंजिलें मिलती ही जाएंगी। मदन जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनते ही हैं, उससे पहले आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो भी आगे और कुछ करना चाहते हैं और बहुत बिल्कुल ऊंचाइयों पर जाए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे जितने सुनने वाले हैं उनकी भी यही दिली तमन्ना है कि आपको सारी सारी अच्छाइयाँ मिले, खूब तरक्की करें। आप जो भी करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो भी कर लें। विविध भारती की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी शुभकामनाओं के साथ। शुक्रिया, शुक्रिया निम्मी जी। और मैं भी अपने सुनने वालों को कहूंगा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे अच्छे कामों को देखते रहिए और आप सबसे बातचीत करने का बहुत अच्छा हमें मौका विविध भारती ने दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चुनरिया तेरे नाम की। तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं ओ मेरे दिलदार। ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की, ओढ़नी
ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की, ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। ओ जब प्यार किया तो डरना क्या। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। सेल्यूलॉइड के सितारे। इस प्रोग्राम में आज आपने अभिनेता मदन जैन से निम्मी मिश्रा की बातचीत सुनी। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।